चीन के कर्ज के जाल की हकीकत। हम सभी बढ़ते सरकारी खर्च और कर्ज के बारे में सुन रहे हैं, खासकर महामारी के बाद। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देशों ने अधिक पैसा खर्च किया है और कर्ज राहत पैकेज पर काम कर रहे हैं। लेकिन अविकसित और विकासशील देशों का क्या, उनकी ऋण समस्याओं का क्या? खैर, हम भी इस बारे में सोच रहे हैं और हमें ये बहुत ही दिलचस्प बात लगी। इनमें से कई देशों का एक साझा लेनदार चीन है। पिछले कुछ दशकों में चीन कई देशों को ऋण देने वाला सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। इनमें से अधिकांश ऋण बेल्ट एंड रोड पहल परियोजना के तहत है। यह एक ऐसी परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों को चीन से जोड़ती है। चीन ने प्रत्यक्ष ऋण और ऋण के रूप में 150 देशों को लगभग $1.5 ट्रिलियन का कर्ज दिया है। इसने चीन को विश्व बैंक, IMF या सभी OECD लेनदार सरकारों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा आधिकारिक लेनदार बना दिया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इतने बड़े कर्ज के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं होता है। चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय उधार पर रिपोर्ट नहीं करता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां लेनदारों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। चीन का उधार राज्य प्रायोजित है और इसलिए उनकी रडार स्क्रीन से दूर है। ये चिंता पैदा करता है। महामारी के झटकों के बाद जो देश भारी चीनी ऋण के अधीन हैं, उन्होंने वित्तीय गड़बड़ी का अनुभव किया। इसलिए चीन के ऋण अनुबंध के नियम और शर्तें कई लोगों के संदेह के घेरे में आ गए हैं। इनमें से कई लोन बहुत सारे क्लॉज के साथ आते हैं। चीनी ऋण को संदिग्ध बनाने वाले फैक्टर। ये फैक्टर छिपे हुए ऋण के रूप में काम करते हैं और प्राप्तकर्ता देश पर बहुत अधिक फाइनेंस दबाव डालते हैं। हमने कुछ उदाहरण देखे हैं कि कैसे खराब ऋण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। श्रीलंका का उदाहरण लें, जहां चीन ने हम्बनटोटा के गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण किया। यह 18 नवंबर 2010 को खोला गया था। इस बंदरगाह के निर्माण के पीछे का कारण यह था कि श्रीलंका मलक्का जलदमरूमध्य और स्वेज नहर के बीच प्रमुख शिपिंग मार्ग के साथ स्थित है, जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। 4500 तेल टैंकरों सहित लगभग 36,000 जहाज सालाना मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन हम्बनटोटा का सपना उस तरह पूरा नहीं हुआ जैसा कि डिजाइन किया गया था, क्योंकि मांग को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र या अन्य स्थानीय व्यवसायों के बिना एक पूरी तरह से नए शहर और अर्थव्यवस्था को एक दूरस्थ क्षेत्र में खरोंच से बनाना बहुत जोखिम भरा है। हम्बनटोटा का गहरा समुद्री बंदरगाह अपेक्षित रूप से जहाजों और कार्गो की मात्रा को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान में हुआ, जहां चीन एक प्रमुख बुनियादी ढांचा निर्माण भागीदार है। CPEC के तहत विभिन्न परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शामिल हैं। पाकिस्तान में चीन की अंतिम भूमिका ग्वादर में पाकिस्तान के गहरे पानी के बंदरगाह तक पहुंच हासिल करने के लिए पूरे देश में कटौती करना है। और पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि इस परियोजना से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये मेगा प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था के बजाय देशों के बढ़ते कर्ज में योगदान दे रहे हैं। अमेरिका के कई थिंक टैंक कहते हैं कि पाकिस्तान में चीन की भूमिका आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सैन्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह धीरे धीरे हिंद महासागर के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने और अपने भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भारत का मुकाबला करने के लिए चीनी नौसेना का हिस्सा बन रहा है। लेकिन चीन ने शायद सबसे बड़ा निवेश अफ्रीका में किया है। अफ्रीका के लगभग सभी देश चीनी ऋण के कर्ज में डूबे हुए हैं। 2000 से 2018 तक अफ्रीका के लिए चीन का कुल ऋण लगभग $148 अरब रहा है, ज्यादातर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। अफ्रीका स्वाभाविक रूप से अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में चीन को एक अच्छे भागीदार के रूप में देखता है, क्योंकि उनकी उपनिवेश विरोधी मानसिकता का साझा इतिहास है। और IMF, विश्व बैंक या किसी अन्य पश्चिमी देश की तुलना में चीन से ऋण प्राप्त करना आसान है। लेकिन फिर से, आसानी से ऋण प्राप्त करने की हड़बड़ी का मतलब यह नहीं है कि यह लाभदायक होगा। पैसा पाने की यह हड़बड़ी कई बार वित्तीय स्थिरता और सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के विश्लेषण में लापरवाही की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो बहुत लाभदायक नहीं होती हैं और देश के कर्ज में जुड़ जाती हैं। यही कारण है कि कम से कम 18 अफ्रीकी देश अपने ऋण पर फिर से बातचीत कर रहे हैं, जबकि 12 अन्य लगभग $28 बिलियन के ऋण को प्रतिबंधित करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना कि
अफ्रीका में चीन का निवेश सस्ते दामों पर उनसे अपने संसाधन हासिल करने और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए हो सकता है। आप देखिए, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन सभी देशों में रोजगार पैदा करने वाले थे, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर मजदूर सीधे चीन से आते हैं। ये चीन की बस एक चाल है, जिसमें गरीब देश फंस जाए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।